वो राजनीति का एक अध्याय था जो पूर्ण हो गया। उसके बाद से एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिस राजनीति में जो है सौहार्द नहीं था, और ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी, वो एक जिसे कहते हैं कि एक वॉर था, जो रूलिंग पार्टी ने एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो माहौल होता था उसको बदल के ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में अब एक वॉर का सीन है कि भाई ऑपोजिशन एज द एनिमी, एंड द एनिमी हैज टू बी डिफीटेड एट ऑल कॉस्ट। और एक जो पुरानी कहावत है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, लिहाजा जो है ऑपोजिशन का डेसिमेशन बाय ऑल मींस उसको खत्म ही करना है। तो ये नई पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन का उदय हुआ, और उस पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के जन्म के बाद अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू करेंगे तो आपको सब चीजें बड़े हिसाब से समझ में आएगी। मैं गुजरात में बाद में आऊंगा, उसमें समझने की चीजों में जो ये वॉर वाली बात आई या बैटल वाली बात आई, उसमें कहीं गुडविल नहीं है। जब जब हम 71 की लड़ाई लड़े थे या 65 की लड़ाई थी, मुझे याद नहीं है, पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई लड़े थे और हमारे एक अफसर, बांग्लादेश बांग्लादेश 71 में बना, पाकिस्तान के साथ हम 65 की लड़ाई लड़े जी। तो वो जब एक इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत बड़े अफसर जो है, एक पायलट जो है, वो पाकिस्तान में कैप्चर हो गए थे, और उनके फादर एक बहुत बड़े रिटायर्ड आर्मी के चीफ हुआ करते थे। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि आपका बेटा ठीक ठाक है, हमारे कस्टडी में है। तो ये जो रिटायर्ड जनरल साहब थे, इन्होंने अपने काउंटर पार्ट को, जो पाकिस्तान में हुआ करते, वो एक ही आर्मी हुआ करती, तो उन्होंने कहा कि ही शुड नॉट बी गिवन एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर ऑफ वॉर, लाइक एनी अदर प्रिजनर ऑफ वॉर इज ट्रीटेड फ्रॉम माय कंट्री। तो ये था कि जंग में भी ये बेसिक चीजें होती थी कि जंग में अगर कोई जवान या फौजी बहादुरी से लड़ता हुआ उसको शहादत मिली है, चाहे वो सामने के देश का हो, तो उसको फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ उसको दफनाया या उसके लास्ट राइट्स किए जाते थे। लेकिन आज की पॉलिटिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है। अब जंग है, नो होल्ड्स बार्ड, द ऑपोजिशन हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। और इसीलिए आप एक स्लोगन देते हैं जो पुरानी राजनीति में कभी सोचा नहीं जा सकता था। वो स्लोगन आपका क्या होता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। और ये मुक्त भारत की जब आप बात करते हैं तो इसके साथ एक और चीज आती है कि एक जमाना जब कांग्रेस पावर में हुआ करती थी, तो एक किसी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उस वक्त की राजनीति में ये कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा गांधी इंडिया है। आज वो रिवर्स में जो है, वो आज की सत्ताधारी पार्टी और उनके जो सर्वोच्च नेता है उस पर ये लागू पड़ जाता है। आज बीजेपी जैसी पार्टी में, जो कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, जहां पावर नीचे से जाती थी, वो पूरा पिरामिड उलट गया है। अब पावर लाइक द कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस की तरह ऊपर से नीचे आती है। लिहाजा आपको बहुत सी उस वक्त की कांग्रेस की बदियां आज आपको आज की रूलिंग पार्टी के स्ट्रक्चर में, उसके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में साफ दिखाई देती है। और उसी का जो है रिफ्लेक्शन आपकी आज की राजनीति में वो साफ दिख रहा है। अब इसमें से बात ये उठती है कि आप राजनीति को कहां ले जाना चाहते हो। कांग्रेस मुक्त भारत की जो आपने स्लोगन दिया या कल्पना की, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया है।
क्योंकि सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। आप जब सत्ता पे आए, नरेंद्र भाई जब सत्ता पे आए, तो उन्होंने कई वादे किए, करप्शन, ये वगैरह 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 वगैरह, बहुत सी चीजें कही। आज जब वो जमीनी स्थिति पर देखते हैं आप, तो क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो पार्टी को नेम करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़े क्रिटिकल मोड़ पे पड़ी है, और उसके कुछ घंटों के अंदर वो सारे नेता जो हैं वो शपथ ले लेते हैं, और रूलिंग पार्टी में जो है उसके कोalition में सरकार में आ जाते हैं। तो मतलब आपकी कथनी और करनी में राजनीति के जो बदलते आयाम हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। अब इन्हीं चीजों का एक्सटेंशन 2024 के आने वाले इलेक्शन को एक्सट्रापोलेट करें इन सिचुएशंस के साथ, तो आपको साफ दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा? दैट एन इलेक्शन हैज टू बी वन एट ऑल कॉस्ट। लिहाजा उसके लिए जो भी तोड़ फोड़ करनी है वो करी जानी चाहिए, वो करी जा रही है। वो एक के बाद एक सरकारें गिराई जा रही हैं। आपने ही या आपसे पहले आई हुई सरकारों ने, भारत की सरकारों ने ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। अगर आज आप बैठे हैं सत्ता में, तो आप उस एंटी डिफेक्शन लॉ के वारिसदार हैं जो पार्लियामेंट ने बनाया है। उसकी वारिसदारी के बाद आप ही उसको तोड़ रहे हैं। नाउ आप जो है उसमें से चटकबारी निकाल रहे हैं, आप उसको सरकारों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको सरकार तोड़ के अपनी सरकारें बनानी है, आपको चीज में ले जाना है। लेकिन अल्टीमेटली आप चाहे कोई भी राजनीति कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली द पावर रेस्ट्स विद द पीपल। तो आपको सारे कुछ करने के बाद आपको फेस करने पड़ेगा। आपने प्रिंसिपल ऑपोजिशन के नेता को कहा कि वे बेकार हैं, ये पप्पू हैं, ये जो भी कुछ है। आपने उनको, वो मुंह खोलते हैं, अगर छींक लेने को भी मुंह खोलते हैं तो 10-15 रूलिंग पार्टी के लोग जो है एकदम टूट पड़ते हैं जवाब देने के लिए। अगर वो खत्म हो चुका है, वो कोई है ही नहीं, उसको लोगों ने नकार दिया है, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? लिहाजा ये जो सारी चीजें हैं, ये पॉइंट इस बात को कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। आप जो नजरिए आ रहे हैं, एक्चुअली आपकी सरकार कितनी है, स्टेट्स में कितनी जोड़ तोड़ से सरकार बनी हुई, ऐसा क्या सिचुएशन हुई है कि इतने साल आपको याद नहीं आई, अब एनडीए याद आ रहा है। एनडीए इसलिए याद आ रहा है कि ऑपोजिशन इकट्ठा हो रहा है। भाई ये कोई नई प्रक्रिया तो नहीं है ऑपोजिशन का इकट्ठा होना, आप भी उस प्रक्रिया के भाग थे जब ऑपोजिशन इकट्ठा हो रहा था, जब आप भी ऑपोजिशन में थे। ये सारी चीजें जो आज आप कह रहे हैं, जो कोई पुराना देख रहा है इतिहास को, भारत के राजनीतिक इतिहास को, वो ये सब उसी का रेपिटेशन है। लिहाजा फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी उसका आपको अंदाजा मिल रहा है। अंदाजा जो डाइकोटमी है उसमें मिल रहा है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, जो पंचायत लेवल के इलेक्शन है, वहां आपको सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत पड़ी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, बहुत खराब है, सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मणिपुर में तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मणिपुर में बहुत सब कुछ अच्छा हो गया है क्या? लिहाजा जो इस तरह के कॉन्ट्रास्ट जो सामने अपीयर हो रहे हैं, लोग तो देख रहे हैं, चीजें बदल गई हैं, प्रोपेगेंडा मशीनरीज बढ़ गई हैं, बहुत सी कुछ चीजें बदल गई हैं, मीडिया का रोल बदल गया है। मीडिया इज टुडे नाउ ए वैसल ऑफ द स्टेट, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। दैट इज व्हाट बाय एंड लार्ज द मीडिया हैज बिकम। लेकिन इसके बावजूद
जो है जिस तरीके से चीजें इवॉल्व हो रही हैं, चाहे आप कुछ भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर लीजिए, अल्टीमेटली द पीपल आर द आर्बाइटर्स ऑफ द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। आप आपने 9 साल पूरे किए, आप 10 कर लें, हो सकता है आप दूसरे 10 कर लें, लेकिन आपके ये कहने से कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं, जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं। There is a set of people who know, who have seen institutions grow. आप जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हैं जय नारायण भाई, वो उसी वक्त की देन थी। आईआईटी से आप ग्रेजुएट करके आए हैं, और आपके नॉलेज लेवल से आप जो रुतबा अचीव कर पाए, ऐसे हजारों लोग इन इंस्टीट्यूशन से निकले हैं, कंट्री का ग्रोथ हुआ है। यू कैनॉट डिनाई ऑल दीज थिंग, बट ठीक है, पॉलिटिक्स के पैरामीटर्स आपने बदल दिए हैं, और उसको बदलने से आपने राजनीति के वो बदल दिए, लेकिन आप भी इतिहास का एक भाग हैं। 70-75 साल में, 9 साल में आप कुछ कहेंगे, आप भी चले जाएंगे, दूसरा कोई आएगा, उस वक्त आपका भी मूल्यांकन होगा, और आपको भी इतिहास देखेगा। कैसी आयरनी है कि हम जो है इकबाल को टेक्स्ट बुक से निकालते हैं, और पेरिस में जहां तैयारियां हो रही थी, वहां पर सारे जहां से अच्छा पे मार्च की ट्यून पे मार्च होता है, या ठीक है। तो ये जो आयरनीज हैं, आप यहाँ जो जो इससे होते हैं, जो ट्राइबल्स की सिचुएशन होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो आप देखते हैं, पोलराइजेशन जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी वहां जाकर के, बाहर जाकर के यूएस में डिफेंड तो करना ही पड़ता है। लेकिन उस डिफेंड करने के प्रोसेस में आप राइटली एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप बहुत राइटली बात कर रहे हैं, भाई हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत कुछ है, ये सब है। लेकिन जब वो सवाल पूछने वाले, जो सवाल पूछ रहा है, उसके रिलीजन पे आप ट्रोल करते हैं, तो जिसने जो सवाल उठाया गया था, उस कहीं ना कहीं उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। You are accepting that fact. When you troll a journalist for asking a question, you go back to his religion. You are somewhere indirectly admitting that what was being asked, there is some substance, and we need to look at that. Politics is fine, जय नारायण भाई, उसमें जो है ऑपोजिशन होता है, रूलिंग पार्टी होती है, ये सब चीजें होती आई हैं, होती रही हैं, बदलती रहेंगी चीजें। लेकिन मुझे आज भी एक बात समझ में नहीं आती है, अगर मुझे ये कोई बात समझा दे तो मैं जो है प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की बातों को एक्सेप्ट कर लेता हूं। वो ये है कि हाउ कैन यू यूनाइट अ कंट्री बाय डिवाइडिंग इट्स पीपल। I hand over to you with my this submission. सर जी, बात आपने सही कही। मैं दो चीजें इसमें आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। एक तो जो अपोजिशन को बिल्कुल खत्म कर दो, अपोजिशन चाहिए ही नहीं वाली जो बात है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात आई, निस्त नाबूद कर दो, कोई चाहिए नहीं, हम बस खड़े होके जो भी बोले वो सही है, वही देश हित में है। अब इसमें एक सिविली मेरी नजर में आती है कि एक व्हीकल है, गाड़ी है, वो कार में दो चीजें मुख्य है। एक तो इसका चालक बल है जो इंजन है, और दूसरा कंट्रोल के लिए ब्रेक्स है। अब मानो कि ऐसा हुआ कि नीचे जाके अपने गाड़ी में बैठ के चाबी लगाई और कार नहीं चलती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको थोड़ा डिले होगा, वैकल्पिक व्यवस्था करके आप निकल जाएंगे। मगर जब आप 120 की स्पीड पे जा रहे हैं और तब ब्रेक फेल होती है, तो क्या होता है, तो फैटल होता है, शायद कोई नहीं बचेगा। तो आज आप मानते हो कि भारत में लोकशाही की ब्रेक्स फेल हुई है, और ये ब्रेक्स इसलिए फेल हुई है
कि कोई इंजन को ज्यादा तवज्जो देके इंजन को ज्यादा मजबूत कर रहा है कि सब इंजन ही करेगा, ब्रेक से कोई काम नहीं है। तो ये आज की परिस्थिति में एक मुद्दा है। दूसरा मैं बाद में कहूंगा। आई रिक्वेस्ट फॉर योर कमेंट्स। देखिए, इतिहास जो है, इतिहास में मुड़ के देखो तो सारे जवाब दिखाई दे जाते हैं। अब हम उसको समझना चाहते हैं या नहीं चाहते वो हमारे ऊपर है। और आप याद करिए एक स्थिति 1975 के आसपास की, जब जो है विपक्ष मुक्त भारत ऑलमोस्ट आ गया था। क्या हुआ? आपको खुद को ही नहीं पता चला क्या हो रहा है। आपको खुद को ही पता नहीं चला, क्योंकि सब वाहवाही कर रहे थे। उस वक्त के सत्ता पे बैठे लोगों की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी, सब बिल्कुल सही है, देश एकदम बढ़िया हो गया है, फलाना हो गया है। सी जो है एक खुशहाल जैसे कहते हैं, सब ऑल इज वेल। नतीजा क्या हुआ? जब उसके बाद का इलेक्शन हुआ तो सरकार धराशायी हुई। इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स, आप चाहे कितना भी उसको मॉनिटर करके कितना भी मैनिपुलेट कर दें, जब सारे टीवी चैनल एक जैसे होने लगते हैं तो टीवी सेट बंद कर दिए जाते हैं। और आप ये देखिए कि कितने घरों में टीवी सेट बंद कर दिए गए हैं। क्यों चैनलें बंद होने लगी हैं? क्योंकि अगर कुछ सामने आवाज ही नहीं है, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है। और यही एक कारण है कि अगर आप देखें तो यूट्यूब न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्यों क्यों हो रहा है? इमरजेंसी में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, सेंसरशिप आई थी, न्यूज चैनल्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन ऑल्टरनेट चैनल्स खड़े हो गए। उस वक्त जो है गांव में साइक्लो स्टाइल करके न्यूज के कागज सरप्टिशियसली बांटे जाते थे। खबर रुकती नहीं है, चैनल्स नए बनते जाएंगे, खबर पहुंचेगी, लोग खड़े होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कटिंग एज पे जो आदमी झेल रहा है वो तो देख रहा है ना। आपको आज जो है भाव बढ़ते दिखाई नहीं देते क्योंकि आप सत्ता में हैं, लेकिन जो आदमी टमाटर खरीदने जा रहा है या सब्जी खरीदने जा रहा है, उसको पूछोगे क्या हाल हो रहा है। मैं कल खुद राशन लेके आया हूं अपनी पत्नी के साथ, मुझे मालूम है कि हर महीने राशन लेता था तो क्या बिल था और अभी क्या बिल। और ये अक्रॉस द बोर्ड छोटी छोटी चीजों में होता रहेगा और इनका इम्पैक्ट होता है। आप कुछ भी कहें, अल्टीमेटली एक पैटर्न में चीजें चल रही हमारे लिए और आपके लिए। ये चीजों को समझना मुश्किल नहीं है। सी के हम पर्सन लाइक मी, मैं 53 साल की पत्रकारिता में मैंने 50 साल गुजरात में पत्रकारिता की है। और इन 50 सालों में मैंने पूरा ऐतिहासिक या राजनीतिक फलक देखा है। और उस फलक में मैंने नेताओं को भी देखा है, राजनीति को भी देखा है, और तकरीबन सब चीज समझ में आती है। आप यूनिटरी सिस्टम की तरफ ले जाएंगे, यूनिटरी सिस्टम विल नेवर वर्क इन दिस कंट्री। इट विल नेवर नेवर एवर वर्क। अगर इंदिरा गांधी जैसे पावरफुल शासक को, जो 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी, अमेरिका को आंख दिखा चुकी थी, 7th फ्लीट को खड़ा करवा दिया था, और इन सब के बावजूद वो 4 साल बाद इस स्थिति में आ गई और 2 साल बाद जो है नामोशी से हारी। सत्ता पे बैठ करके जो है, when you are sitting in the power throne surrounded by a whole lot of people who echo your decisions, आपको पता नहीं चलता कि क्या है। लेकिन चीजें, इंडिया इज अ वेरी वास्ट नेशन, को यूनिटरी थॉट प्रोसेस से गवर्न किया ही नहीं जा सकता। टेम्पररी कर सकते हैं आप, टेम्पररी कर लेंगे आप, 1 नहीं 2 नहीं, आप ज्यादा इलेक्शन जीत लेंगे, बट ऐतिहासिक फलक क्या होता है? 100 साल होता है। कितने लोग आए,
इन पिछले सैकड़ों सालों में कितने लोग आए और कितने चले गए। इमेजिन कि कितने इन्वेडर्स आए हैं, कितने और हिस्टोरिकल प्रिसाइज में स्टेट्स में आए, एवरीथिंग हैज बीन वाइप्ड क्लीन। सो दी सेंस ऑफ स्ट्रगल ऑफ फाइटिंग, जिसका आज का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इसका भाग रहा है एक जमाने में। आप इस अपोजिशन, इस लड़ाई का आप भाग रहे हैं। आज अब अगर आप वही गलती करेंगे तो इतिहास कहीं ना कहीं आपसे वही जवाबदारी करेगा और वो जवाब आएंगे। दैट इज व्हाट। सर, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि द ग्रेटेस्ट लेसन मैन should have learned from the history is that he does not learn anything out of it. एब्सोल्युटली। तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ती है। और ये अपोजिशन नहीं, हम ही हम, मैं ही मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये किसी देश के राज्य के लिए उचित नहीं है। आपने इंदिरा जी का एग्जाम्पल दिया, बहुत सही बात कहा आपने कि चाहे डीके बरुआ जी कहे कि इंडिया इज इंदिरा, और अभी कोई कहता हो तो पुरानी बात है। अगर एक पहले नहीं थी सही तो अब सही होगी, वो मानने के लिए कोई रीजन नहीं है। सर जी, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि जैसे आपको मालूम है कि गुजरात में एक समय ऑपोजिशन की स्थिति इतनी पस्त थी कि कुल मिला के संख्या भी 10% का आंकड़ा नहीं बता रही थी। सबके सब इकट्ठे हुए तो भी इतनी ज्यादा सीटें रूलिंग पार्टी लेके आई थी, और फिर भी औदार्य दिखा के उन्होंने कंबाइंड स्ट्रेंथ गिन के ऑपोजिशन का दर्जा दिया था। आज जो हो रहा है पार्लियामेंट में वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। तो सर जी, एक कुकर है, कुकर में भाप बनती है, 1 सीटी 2 सीटी 3 सीटी बजती है, तब तक तो ठीक है, मगर आप सीटी बंद कर दो तो फिर कुकर फटेगा। तो क्या आप मानते हो कि आज इस देश में हम उस तरफ जा रहे हैं जब कुकर की सीटी बजना तो बंद हो गए, अब कुकर कब फटे उसका इंतजार है। सब एक मजाकिया तौर पर कहा जाता है कि बाइबल में 10 कमांडमेंट्स हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई 10 नहीं है, एक 11th भी है, और वो 11th कमांडमेंट ये है कि व्हाट यू डू अनटू अदर्स विल बी डन अनटू यू। ये 11th कमांडमेंट कहा जाता है। आप जो पैरामीटर्स आज ले डाउन कर रहे हो, आप जो रिश्ते आज एस्टैब्लिश कर रहे हो, ये कल, ये देयर इज नो टर्निंग बैक, ये कल आपके ऊपर इस्तेमाल होंगे। आपने ये बताया कि भाई अगर सीबीआई जो है उसकी लिमिटेशंस हैं, स्टेट अगर उसको परमिशन नहीं देती तो आप जो है एक नई बॉडी जो है, एक बॉडी के में अमेंडमेंट करके आप उसको ओवरराइडिंग पास दे सकते हो। यू हैव द पास, ईडी हैज ओवरराइडिंग पास, आपने उसको एग्जिस्ट कर दिया, उसने सब कर दिया, 95% ऑपोजिशन के सामने केसेस हो गए। जब कल परसों अतरसों जब ये पटल बदलेगा और आज के नेता, आज के राजा कल के ऑपोजिशन में बैठे होंगे और आज का ऑपोजिशन कल सत्ता में बैठा होगा, तब क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? तब कानून क्या होगा? तब वही चीज होगी, आप फिर बैठ करके वही चिल्लाएंगे जैसे आज वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में जो दिखाई दे रहा है। तो इसी आप जो भी चीज ले डाउन करेंगे, इफ यू उसमें छटकबारी आप अगर बता रहे हैं, उसमें चीजें बता रहे हैं, तो वो चीजें कल इस्तेमाल होंगी। पहले भी गवर्नर्स का मिसयूज हुआ है, अब कल और ज्यादा होगा। पार्टीज, अब उन स्पीकर्स वर डीम्ड टू बी इम्पार्शियल। आप जब उस गद्दी पे बैठते थे तो आप जो है पार्टी के नहीं थे। फिर वो उसमें धीरे धीरे इरोजन आया,
जैसे इरोजन आता गया कि भाई नहीं वो थोड़ा इधर हो गए, फिर और ज्यादा इधर हो गए, फिर और ज्यादा हो गए। अब जब वो कल रिप्लेस होंगे, दूसरे आएंगे, दूसरी पार्टी आएगी, तो यही से रिश्ते आगे चलेंगे। नो, यू हैव टू डिसाइड कि जो चीजें आप नुक्स निकाल रहे थे और उन चीजों का आज उन चीजों को एम्पलीफाई कर रहे हो, कल उनको आप नहीं होंगे, दूसरे होंगे नेता, लेकिन फेस तो करना ही पड़ेगा। इरोजन जो है कहाँ लेकर के जाएगा, वैल्यूज को खत्म करेंगे एक सिस्टम में, तो वो सिस्टम टूटेगा, और सिस्टम टूटेगा तो लोगों का भरोसा टूटता है, और जब लोगों का भरोसा टूटता है तो उसके नतीजे बहुत चीजें, हम ये कह सकते हैं कि हम विशाल भारत हैं, हम बहुत बड़े पटल पे हम बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन हकीकत ये है कि आप छोटे छोटे सूबों में, छोटे छोटे रजवाड़ों में, थोड़े बड़े रजवाड़ों में बड़े हुए बटा हुआ देश था, जिसको आपके फाउंडिंग फादर्स ने बड़ी जहमत करके जोड़ करके इकट्ठा किया था। रिलीजन को बेसिस उस वक्त इसलिए नहीं बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि अगर रिलीजन बेसिस बनता है तो हिंदू अपने आप में ही हजारों चीजों में बटा हुआ है। आप आज भी दलितों के सामने एट्रोसिटीज हो रही हैं, अब आज भी माइनॉरिटीज के सामने चीजें हो रही हैं। आप जब फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो ये वैसी चीज है जैसे एक पहाड़ पे से कोई चीज नीचे आती है, जब बर्फ एवलांच आता है ऊपर से, तो फिर वो कहीं आप उसको गाइड नहीं कर सकते, फिर उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, फिर उसके रास्ते में जो आता है वो उसमें उड़ जाता है। वी आर अ वेरी फ्रेजाइल डेमोक्रेसी। आप उसके स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके परिणाम लंबे रन में बहुत बहुत खराब हो सकते हैं। ये मेरा सर, ये अंतिम मान। लोकशाही व्यवस्था है, उसमें स्पीकर का अहम रोल होता है। मेरी कैरियर में मैंने देखा है गुजरात में कि नटवरलाल शाह, कुंदनलाल धोलकिया, फतेह अली पालेजवाला दिग्गज पर्सनालिटीज थे स्पीकर के कुर्सी पर बैठने वाले। शुरुआत हुई 8th विधानसभा से। चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे। पहले शशिकांत लखानी बने स्पीकर, फिर बीजेपी जनता दल गुजरात से अलग हुआ, जनता दल गुजरात कांग्रेस की ओर गया, तो शशिकांत लखानी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने और मोलानी तो वो स्पीकर बने। तब से ये चली आती है कि स्पीकर हमेशा देखता है मिनिस्टर की कुर्सी की ओर, उसको स्पीकर पद नहीं, मिनिस्टर बनना ज्यादा ग्लैमरस लगता है। और जिस दिन वो इस माया जाल में फंसता है वो चीफ मिनिस्टर का आश्रित हो जाता है। चुप। विधानसभा में डिसीजन लेना है, क्रिटिकल डिसीजन है, वो पहले देखेगा मुख्यमंत्री की ओर, वो यूं मुंडी हिलाएगा तो हाँ कहेगा, यूं मुंडी हिलाएगा तो ना कहेगा। ये स्पीकर का इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश करके जो पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस थे उसका भी सत्यानाश कर दिया। उसके क्या खामियाजा भुगतने पड़ते हैं गुजरात में भी देखा है, आज महाराष्ट्र भी देख रहा है, और कई जगहों पे भी हम समय समय पे देखते रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति हुई, वो परिस्थिति ने पूरे सिस्टम को सड़क पे लाके रख दिया। और पता नहीं जो आदमी जिसके सामने बीजेपी ने पूरा एक पुस्तिका निकाली थी आक्षेपों की, वो अभी इनका चहेता मुख्यमंत्री है, किसी को भी पकड़ के आसाम ले जाता है। और वहां ही 2 स्टेट अपने बाउंड्री पे पुलिस फायरिंग कर रही है, वो भी होता है। और आज मणिपुर में जो हो रहा है वो भी होता है। तो ये देश की व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए एक
चीज जो जिम्मेवार है वो सत्ता की लालच है। और सत्ता की लालच, सत्ता को कैसे मैनेज किया जाए, फ्लोर ऑफ द हाउस कैसे अपने मन चाहे थे डिसीजन पाए जाए, वो ऑफिस ऑफ द स्पीकर है। तो अब अलग अलग राजकीय दल सीख गए हैं कि स्पीकर ऐसा बनाओ जो बिल्कुल कहे में रहे और हमेशा उसके सामने तो गाजर लटकता रहे मंत्री बनने का। तो आज विधानसभाओं में जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस था, जो रूल्स के तहत काम होता था, उसका सत्यानाश निकल गया है। ये रीजन है। और अभी जो हो रहा है, क्योंकि आज का हमारा विषय से इसको मैं जोड़ना चाहता हूं, वो महाराष्ट्र असेंबली की बात मैं कर रहा हूं कि वहां कौन कहां है वही पता नहीं चलता है। या स्पीकर अपनी चेयर में बैठ पाएगा, हमें मालूम नहीं। शिंदे अपना काम कर पाएगा, हमें मालूम नहीं। जो बीजेपी से आया है इस शिंदे के साथ, वो कहाँ रहेंगे, मालूम नहीं। शिवसेना का तो निशान और सब छिन गया है। शिवसेना क्या करेंगे मालूम नहीं। एक तकलीफ नहीं थी अब तक वो एनसीपी के साथ, वो भी अब दलदल में फंसे जा रहे हैं। तो पूरी असेंबली को इन लोगों ने एक दलदल में घेर के रखा है। एक कांग्रेस उससे बाहर है, क्योंकि वैसे भी उतनी संख्या भी नहीं है और वो विवाद में फंसी नहीं है। तो क्या इस तरह से ही चलेगा इस देश का राज आने वाले एक साल? ऑपरेशन लोटस दोनों राज्यों को, और फिर लगाओ अपनी सब। अगर आप जयनारायण भाई पुराने देखें, जो स्पीकर्स थे, वो जब स्पीकर से पोस्ट से हटके मंत्री नहीं बनते थे। स्पीकर की पोजीशन में जब आप रह लिए तो आप रह लिए। ये यहां ही नहीं है, ये सड़ा आगे भी चलता है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, वो वो जो आपने जिस पद पर बैठे हैं, देश के एक सर्वोच्च पदों में से एक है। आप यू आर गॉड, नेक्स्ट टू गॉड आप कह दीजिए लोगों के लिए, कि आपने जस्टिस डिस्पेंस किया है, आपने रास्ता दिखाया है। उसके बाद आप जाके एमपी बनते हैं, उसके बाद आप जाके गवर्नर बनते हैं। आप अपनी उस पद की जो मर्यादा है, जो उसका जो माभा जिसको गुजराती में कहते हैं, उसको आप कहां ले जाकर के फेंक रहे हैं इसी अब। और ये प्रोसेस नीचे चलता है। आप आर्मी चीफ बने, आर्मी चीफ बनने के बाद आपने गौरवमय पोजीशन होती है। a person feels proud of leading the Indian Army, one of the best fighting forces in the world. इतना डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर, उसका कोई धर्म नहीं है सिवाय अपना एक खुद का धर्म। इस लेवल की चीज है। और उसके बाद आप जाके मंत्री बन के बैठ गए। आप वाई शुड, क्यों, क्या लालच था आपको, क्या कर लिया आपने? आपने जिस गौरव से एक 80 लाख के फोर्स को लीड किया, आपने जिस जगह को किया, उसके बाद आप उतर करके आप वहां चले गए। तो जो ये इरोजन हो रहा है, ठीक है, कि मैं हैविंग डन माय जॉब, आई हैव डन माय जॉब, आई गो पीसफुली इनटू रिटायरमेंट एंड विल एंजॉय दैट। मैं एजुकेशनल चीजों में कंट्रीब्यूट करूंगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल डू दोस थिंग्स, but I will maintain the dignity of the office that I hold, and thereby maintain the dignity of the country. आप उसको, you bring it a notch down जब आप you are hankering after offices कि मुझे यहां ये मिल जाएगा, क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के बारे में डाउट खड़ा होने लगता है। You should not only be honest, but you should be seen to be honest. तो लिहाजा जो इरोजन का प्रोसेस ला रहे हैं, उससे आप, आर यू डूइंग सर्विस टू द कंट्री? आज ये स्थिति आ गई है कि ये जॉकुलरली कहा जा सकते हैं कि यू नीड अ लॉ फॉर द लॉ मेकर, क्योंकि लॉ मेकर खुद लॉ बनाने वाला लॉ तोड़ रहा है, उसमें से छटकबाजी हो रहा है।
So where does that leave the system? सर ट्रेजेडी तो वहां है कि जो बंदा राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है वो आगे चल के राष्ट्रपति जी से शपथ ग्रहण करता है। Exactly. तो That ये is इस तरह का गिरना, और जिस तरह से ये जनाब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं, कहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेटस, स्टेचर और रुतबा है। आप correct. मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन के नॉन एंटिटी बने बैठे हैं। कुछ न तो आपकी आर्मी का भला कर सकते हैं, न किसी और का सिवा खुद का भला कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो सर हर जगह पे जो मर्यादाएं थी टूटी है। आज हम ऐसे वाइस चांसलर्स देखते हैं, गुजरात में 10 वाइस चांसलर ऐसे थे, एक रिपोर्ट आया था अभी 15 दिन पहले, कि जो दे वर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम द वाइस चांसलर। और एक जनाब तो एमएस यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, जो 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले लेक्चरर थे, उसमें से उनका प्रमोशन हुआ रीडर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में, और फिर फौरन उनका अपॉइंटमेंट हो गया एज वाइस चांसलर ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। जो कुर्सी में लॉर्ड भिखू पारेख बैठे, जो कुर्सी में सुरेश दलाल बैठे, जो कुर्सी में ब्रिगेडियर मादन बैठे, जो कुर्सी में और कई महानुभाव ऐसे सीबी पटेल जैसे वो लोग बैठे, उस कुर्सी में जाके बंदा लेक्चरर है उसको, और अब तो चलता चलता यूपीएससी के चेयरमैन बन गए हो। यानी देयर इज इन जनरल डिटेरियोरेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो वाइस चांसलर से जब ऐसे होंगे तो फिर आप क्या उद्धार करोगे शिक्षण संस्थाओं का? आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है, देखिए जब सिस्टम में आपका कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपको तब दिखाई देता है जब आपका यूथ, विच इज द बिगेस्ट बैंक दैट यू हैव फॉर योर डेवलपमेंट, फ्यूचर बिल्डिंग ऑफ द नेशन, दे स्टार्ट लीविंग द कंट्री। जो बच्चे पढ़ने हिंदुस्तान से, अपने देश से बाहर जा रहे हैं, उसमें से वापस कितना परसेंटेज आ रहा है, और नतीजा क्या हो रहा है? आप जो है हरगोविंद खुराना को तब रिकॉग्नाइज करने लगे जब उनको नोबेल प्राइज वहां मिला। सर कुछ दिन पहले, मिश्रा साहब, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया है कि आईआईटी के टॉपर्स में से 90% लीव द कंट्री। अब what do you talk about this kind of a brain drain? Absolutely. You see, you go down to places in the US, you will find a large sprinkling of population. Forget India, Gujarat, जगह के large population in areas. आपको कमला हैरिस तब याद आई जब वो यूनाइटेड स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। उससे पहले कमला हैरिस आपकी थी नहीं। आई थी, उसके पहले शायद इनको वेटिंग रखा था 3 घंटे के लिए। मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ कि आपके बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करके यूएस एंड अदर सच कंट्रीज आर बिल्डिंग देयर पावर, and you are losing out on all these young people, on these very promising young people. I have been there, I have seen those things, I see how they are being mentored. These young people are being mentored and taken into their system. They are the system. You look at the bureaucracy. आप ब्यूरोक्रेसी को देखिए, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को देखिए। लेट अस लुक एट द गुजरात ब्यूरोक्रेसी। कितने रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चे यहाँ हैं इंडिया में? they've all gone abroad. They've all abroad. पढ़ने गए, वापस आए ही नहीं है। अब आप कुछ भी कहें, आपका तो ब्रेन ड्रेन है ही। सो कहीं ना कहीं इसी जब आप मोरालिटी को एक साइड रख देते हैं और नेकेड पावर चेस करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूज,
अननोइंगली एक आप सर्कल बनाते हैं, एक विशेष सर्कल बनाते हैं, जिस विशेष सर्कल में देश आ जाता है। व्हाट इज हैपेंड? आप लेट अस लुक एट वेदांता फॉक्सकॉन। क्या हुआ? अगर जो देख रहा है उसको समझ में आ रहा है। आपने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स हो रही है, आप जो है वहां पर जो भी बची खुची ऑपोजिशन है, उसके हाथ में आपने जो तलवारें दे दी हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल राइवलरी को लेकर के जो इश्यूज रहे हैं, अब वो एक्सकवेट होंगे अगले इलेक्शन। गुजरात की अस्मिता की बात थी एक टाइम पे, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है, तब आप, और केंद्र में यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, तब आप कह रहे थे कि गुजरात की अस्मिता गुजरात के खिलाफ है केंद्र की राज। आज जब महाराष्ट्र में अपीवल हो रहा है, और उसमें भी जब एमएलए गुजरात में आके रखे जाते हैं और फिर यहाँ से आसाम जाते हैं और वापस जाते हैं, ये जो ट्रेडिशनल कहीं ना कहीं ये जो फ्रैक्चर्स थे, जो दरारें थी, ये इलेक्शन का इशू बनेंगी और जबरदस्त इशू बनेंगी। जब भी महाराष्ट्र में इलेक्शन आएगा, ये इशू, ये सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी, ये पुराने, और ये सारा जो है गुजरात के सिर पे ढोला जाएगा, अपना माथे नाखवामा उसे जी। पॉलिटिक्स जो है वो अपने देश को, इतना बड़ा देश है कि हर एक की जो है सोचें, हर एक की फीलिंग्स, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। मैं इस बात को कहूंगा जनरल भाई कि अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट यू सो so shall you reap. That is all right. But the point is that the country will also have to face the erosion. And that values is going to affect, नीचे तक affect करेगी। सर, आज की स्थिति जो बन रही है इस देश में, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में और भी उसमें सुधार होने की तो कोई शक्यता नहीं दिखती है। कितना डिटेरियोरेशन होगा वो देखना होगा। तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही। एक बिल्ली है, इसको आप रूम में बंद कर देते हो और केन लेके उसके पीछे दौड़ते हो, जब तक वो विंडो खुली है भाग जाती है। मगर अगर विंडो भी बंद हो गई तो फिर वो गले लगती, आके आपके ऊपर अटैक करती है। आज की परिस्थिति में जो स्थिति मणिपुर में है, जो महाराष्ट्र में है, जो बिहार में हो रहा है, जो केजरीवाल एंड कंपनी जो रकस कर रहे हैं, जो पहलवानों वाले किस्से में जो बिल्कुल ब्रिजभूषण सिंह ऐसे ही जैसे कुछ किया ही नहीं उन्होंने, बड़े गौरव से घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिल्ली को भागने के लिए जितनी भी छोटी छोटी भी खिड़कियां थी, सब अब बंद होती जा रही है, और अंततः ये होगा कि वो बिल्ली काटेगी, बिल्कुल आपका गला नोच लेगी। इस परिस्थिति में भारत में इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन की विभीषिकाएं क्या होगी? ऑपोजिशन को आप भूल जाइए। आप देखिए, लोग जो हैं वो जो है यूनाइट करेंगे लोगों को। ये एक प्रोसेस है, अपने वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं ये यूनिटरी प्रोसेस शुरू होगा। आप काइंडली ये नोटिस कीजिए, पता नहीं आपने कई चीजें देखी हैं कि नहीं देखी हैं, कि नाउ lots of states in the southern part of the country are talking about a south-north divide. वो ये कह रहे हैं कि भाई हम हर पैरामीटर्स पे उम्दा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग द बेस्ट थिंग, हमारे रिजल्ट बेस्ट हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो कमजोर लोगों को
जो बाकी स्टेट्स हैं जिनका गवर्नेंस सफर कर रहा था उनको ज्यादा दे दिया जाता है। तो आर वी बीइंग पीनलाइज्ड फॉर डूइंग गुड वर्क? तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, आपको इन सवालों को समझना पड़ेगा। आपके पूरे, जिसे कहते हैं कि पेट के पट्टे पे एक कोने से दूसरे कोने तक माओइस्ट प्रॉब्लम है, पूरे के पूरे। नाउ इस प्रॉब्लम को अगर आप देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर में, कि आप जो है नेमिंग कर करके और शेमिंग कर करके और उनको अगर ठोकते चलते हो लोगों को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको आपने कर दिया कि भाई ये सब देशद्रोही हैं, तो ये प्रोसेस कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? सवाल ये था कि भाई जोड़ने की बात थी कि भाई हर एक को बराबर होगा, एवरीबडी। हम एक घर का जो बड़ा होता है वो कहता है कि भाई सब मेरे ही हैं, सबका ध्यान रखा जाएगा, सबको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एंड थिंग्स विल बी डन। नाउ द मोमेंट ये फ्रैक्चर होता है, आपका कितना मैन पावर, आर्म्ड ट्रेन्ड मैन पावर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट्स के छोड़ दीजिए, सेंटर का लगा हुआ है इस जगह में, स्टेट्स के अपने आर्म फोर्सेस लगे हुए हैं कंबैटिंग दिस मेनेस। आप मणिपुर के पास में ही बर्मा, म्यांमार, you have a problem. China is dabbling in Myanmar. You have a problem with China on the borders. आपको एक और बात बताऊं। See, a major important segment of the Indian army are गोरखा ट्रूप्स। गोरखा सोल्जर्स जो इंडियन आर्मी में आते हैं, एक ट्रिपार्टाइट अकॉर्ड यूके, नेपाल, इंडिया के तहत आते हैं। नाउ आप ये पता करिए कि कितने वक्त से इस चीज में प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। नेपाल ने रेज कर लिया है इशू, किसके कहने पे किया है, क्यों किया है? देयर आर वेरी सीरियस रिपरकशंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपका नेबरहुड पाकिस्तान, उस तरफ चले जाओ श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर और आगे चलते चले जाओ, योर नेबरहुड पूरा घिरे हुए हैं। आर यू ऑन वेरी पूरा हैप्पी घिरे हुए टर्म्स विद योर नेबर्स? जैसे कहा गया था कि यू कैन चूज एवरीबडी, यू कांट चूज अ नेबर, मतलब उसमें हैं। कुछ यस, नहीं हो सकता, वो तो है परमानेंट। आप और मोटर माउथ्स जो कहे जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी यूएस गए थे, उनसे एक सवाल किया गया, सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। अब यहां पर जो है छुटभैया नेताओं का राफड़ा फूटा, उनको सबको स्टेटमेंट करनी थी। ओबामा ने कुछ कहा, आप जाकर के ओबामा को हुसैन बना लिया आपने। आप ये भूल गए कि आप बुला के लाए थे अपने 26 जनवरी की परेड में उनको, वो आपके चीफ नहीं, गेस्ट थे। ये मूर्ख लोगों की तो बिल्कुल कई ऐसे हैं कि जिनकी मेमोरी है ही नहीं, और आजकल कोई भी बाबत में कमेंट करना। अब एक स्टेट है जिसका कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, हु हैज टेकन एलिजेंस, ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो दूसरे राष्ट्र के फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में कैसे कमेंट कर सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डज शी नॉट नो हर लिमिटेशंस? वह करते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले को बहुत आदर मिलता है, जिसका आदर्श उदाहरण हम देख रहे हैं स्मृति जी में। स्मृति जी किसी को भी डांट देती है, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो, जब उनकी नजर से गुजरा, एक आध ठोक दिया। तो ये अभी का कल्चर बन रहा है। तो मैं ये सोच रहा था सर जी कि आने वाले समय में ये जो परिस्थिति है हमारी, और जिस तरह से हम उसमें उलझे जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया फॉरेन पॉलिसी का। हमारे पूरे देश की इर्द गिर्द सब जगह में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मगर मिजोरम
अरुणाचल, खास करके अरुणाचल, वो तो काफी बड़ा एरिया चाइनीज ऑक्यूपेशन में ऐसा वो लोग मैप में बताते हैं। इस और शौक और गलवा का ऊपर वाला प्रदेश, वहां तो उन्होंने एक विलेज खड़ा कर दिया है। तो ये सब चीजों के होते हुए आप ये स्टेटमेंट करते हो कि चाइना ने हमारा 1 स्क्वायर इंच भी जमीन नहीं दबाई, और आपका सीडीएस यह स्टेटमेंट करता है कि चाइना से इस एरिया में वो जमीनें दबा के बैठा है, मुश्किल है। तो ये क्या है, क्या बचपना चल रहा है? ये फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पे आपका चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज एक स्टेटमेंट करता है, डिफेंस मिनिस्टर एक दूसरा स्टेटमेंट करता है, फॉरेन मिनिस्टर एक तीसरा स्टेटमेंट करता है। तो ये कोई खेल है क्या? ये राजनीति का भाग रूप है, ये जो अब इमर्जिंग वो है। मैं बहुत सालों पहले 70s में, लेट 70s में, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ब्यूरो चीफ था सौराष्ट्र कच्छ का। जी। एक दिन मेरे पास एक प्रेस नोट आई, और वो एक प्रेस नोट थी कि तालुका पंचायत प्रमुख जे છે એ કંઈક વિયેતનામમાં કંઈક થયો છે અને વખોડી કાઢે છે। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। मैं को भाई शू थे, मैं को लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई आप क्या थी विचार आयो हूँ। तो मैं नंबर काढ़ी भाई ने फोन करो, मैं को भाई ये क्या आपने ये प्रेस नोट इशू की है, ये मतलब आप वहां कहाँ चले गए? आप तो बिल्कुल गुजरात से देश के ऊपर निकल के कहीं और आगे चले गए। मतलब तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मुझे किसी ने राय दी थी कि बहुत दिन से आपका अखबार में नाम नहीं आया है, आप इस तरह की स्टेटमेंट इशू करो तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आज ये देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखिएगा पॉलिटिक्स कि जो लोग बदल करके भारतीय जनता पार्टी में गए, कांग्रेस से गए, इससे गए, उसके, और वहां पर किसी ओहदे पे बैठे हैं या ना भी बैठे हैं, उनके जो तेवर बड़े तीखे हैं। वो हर चीज में जो है उनका कमेंट जरूर आएगा, और तीखे से तीखा आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये टेलीविजन का जमाना है तो कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। तो जो है दे आर, दो चीजें हैं इसमें, दे आर ट्राइंग टू द सीक द अटेंशन ऑफ देयर बॉस, एक तो। सेकेंडली वो अपनी लॉयल्टी ज्यादा दिखाना चाहते हैं। उस प्रक्रिया के भाग रूप बहुत सी ये सारी चीजें हो रही हैं कि जो तीखे और तीखा और तीखा भद्दा, आप राजनीति के उन स्टैंडर्ड्स पर चले गए जब पर्सनल कमेंट्स इतने भद्दे हो गए। कभी हमारी राजनीति सब कुछ था, बड़े प्रॉब्लम थे, लेकिन एक बेसिक डेकोरम हमने हमेशा मेंटेन किया था। यस, वो मेंटेन करना भी तो चाहिए, करना चाहिए। आप तो देखिए सर, जो ब्रिटेन की ट्यूब रेलवे में बम धड़ाके हुए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज आउट ऑफ द कंट्री। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को ये टेलीविजन वाले ने पूछा कि क्या कहना है आपको इसके। His response was only 3-line response. He said that we condemn this attack. Our sympathies go with those who have lost their lives or who are grievously hurt. And third was most important. He said, we are confident the government must be doing whatever is required to be done. Absolutely. सर 3 वाक्य में इनका रिस्पॉन्स आ गया। न इन्होंने किसी का रेजिग्नेशन मांगा, न कोई गवर्नमेंट की फॉल्ट निकाली, न इसको सिक्योरिटी की चूक बताई, कोई कुछ नहीं। सर ये जब तक आप में जमीर है, वो देश ही दुनिया में अपना नाम कर पाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जैनन भाई,
मैं आई वाज जस्ट ए स्कूल स्टूडेंट जब 1962 की लड़ाई हुई थी और रिवर्सेस हो रहे थे और फौजियों को लेकर ट्रेन जा रही थी बॉर्डर के लिए, जंग के लिए। तो जो भीड़ उमड़ती थी स्टेशन पे उन लोगों को सी ऑफ करने के लिए, पानी पिलाने, खाना, चाय, ये मतलब अभूतपूर्व यूनिटी इन द कंट्री। तो इस देश का तेवर यही रहा है। एवरीबडी, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी गए हैं, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स में भेजे गए हैं, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पे डेलीगेशन को हेड किया है। ये चीजें जो हैं दे हैव बीन पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। और ये वैल्यू सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की भी लीडरशिप में रहा है। मतलब मैंने वो इतिहास का वो पन्ने देखे हैं कि सर, किस वर्ल्ड बैंक के सामने जब मोर्स रिपोर्ट के लिए रजुआत करने की बात आई तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो दो लोगों को भेजा उन्होंने, एक सनत भाई को और एक मुझे। तो चिमन भाई को किसी ने बोला कि तुम तुम्हारे पार्टी में से क्यों नहीं भेजते? बोले नहीं, मैंने जो लोग सक्षम है उनको भेजा है। तो ये था सब। मगर फिर तो मगर एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स योर एक्सपीरियंस फार मोर लॉन्गर देन मी, मगर भारतीय जनता पार्टी के जहन में किसी को रिस्पेक्ट करना नहीं है। इनको वो किसी का स्वीकार नहीं करना आता, या बिना कुछ उसके ऑडिट रिमार्क निकाले किसी को रिस्पेक्ट करना नहीं आता। वो ये नया यूनिटरी कल्चर है जो आया है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया है, उसका ये कल्चर है। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ इंटरैक्टिंग विद डॉक्टर जोशी जो आरएसएस के थे राजकोट में, वो उस जमाने के लोग थे, विद पीपल लाइक चिमन शुक्ला, एंड उस जमाने के जो थे, अरविंद भाई थे। आई मीन आई हैव इंटरैक्टेड विद अ होल गैमट ऑफ पीपल। आई हैव ऑल्सो एज अ बच्चा पत्रकार मैंने जो है बड़े बड़े दिग्गजों को जो है देखा है, एज अ जिसे कहते हैं कि एज अ कब रिपोर्टर उन लोगों को देखा है जब वो राजनीति करते थे, या इंदुलाल याग्निक। मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भद्र के पास अहमदाबाद में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी किसी चीज में, तो सीनियर के साथ मुझे भी टैग ऑन कर दिया गया था। मैं वेस्टर्न टाइम्स में नौकरी करता था उस वक्त, तो टैग ऑन करके भेजा गया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उसके थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि मैं पूछना भूल गया, उन्होंने गुजराती में कहा कि भाई चाय कौन, पत्रकार जो थे, चाय कौन कौन पिएगा, या हाथ ऊंचा करो। तो लोगों ने हाथ ऊंचा किया, पूछा कि कॉफी कौन कौन पिएगा, तो गिन लो कितने हैं, चाय कितनी, कॉफी कितनी। फिर उन्होंने कहा कि भाई जेने जे बता चा वाला है ने 1-1 रुपया आपो, 1-1 रुपया दो, और जो कॉफी पीना चाहते हैं 2-2 रुपया दो। मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं कहां से पैसा लाऊंगा? तो और दिए पत्रकारों ने, सबने तुरंत निकाल करके दिए और चाय पी गई और बैठ करके बातें हुई। तो वन हैज सीन द लाइक्स ऑफ दीज पीपल। और कभी मतलब देखा हुआ, ये मेरी देखी हुई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि सर, रविशंकर महाराज को कोई पैसा देने गया था कि ये रखो, आपके काम में आएगा। तो उन्होंने वो उनका जो धोती था उसकी आंट में 1 रुपये का सिक्का बांधा हुआ था। तो उसने खोल के निकाला, दिखाया, ये कब का मेरे पास है, अभी नहीं मैं इसका यूज कर सका, तो तेरे पैसे का क्या करूंगा मैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। इंदू काका, इंदू चाचा, वो चले जा रहे होते थे, तो ऑटो रिक्शा वाला, वो पैदल चले जा रहे हो तो ऑटो रिक्शा वाला रोक के पूछता था, चाचा क्या क्या जरूर है, तो वो बिठा लेता था और उनको छोड़ने जाता, और वो रिक्शे वाला उनसे पूछता था कि खाना खाया आपने, और वो अपने जेब में वो दालियां रखते थे, चना ममरा, वो दे देते थे कि ले भाई तू खा, साथ में तू भी खा।
तो मतलब एक वो अरसा आपने एक पत्रकार में बच्चे की तौर पे आपने पत्रकारिता करते हुए देखा है, और उसके बाद जो है दौर जैसे जैसे वक्त बदलते गए वैसे वैसे आप दौर देखते गए। अहमदाबाद देखा, 60s का अहमदाबाद देखा। तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर बाउंड टू इम्पैक्ट, और ये घूम के वापस आएगा, आता जी, ही है। ये इतिहास इस बात का गवाह है कि ये घूम के वापस आता है, लेकिन परेशानी देखिए ये है, लोग पिस जाते हैं। जी, सर ये चर्चा आज शुरू हुई है। लोकसभा इलेक्शन आते-आते और कई मोड़ आएंगे, जो इस देश में भी आएंगे, राज्य में भी आएंगे। तो हम जब आपको फिर से आह्वान करें, तो आप हमारे लिए समय निकालेंगे। वो प्रार्थना के साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। और आप आपके दर्शक पास मित्रों, आपके साथ आने का, आप जब भी कहेंगे हुक्म मान के जी, आऊंगा। धन्यवाद थैंक सर। यू। थैंक यू। દર્શક મિત્રો, આર કે મિશ્રા સાહેબને શોમાં સાંભળવા એ પણ એક લાવો છે, અને આવા વિદ્વાન માણસો આપણા ત્યાં શોમાં આવે છે એ આપણું સદભાગ્ય છે. આજ ગુજરાતમાં અને દેશમાં થઈ રહેલ પરિવર્તન અંગેની વાત આપણે સાંભળી. મળીશું આવતીકાલે એક બીજા વિષય સાથે, બીજી પેનલ સાથે. ત્યાં સુધી શુભરાત્રી, ધન્યવાદ. ગુડ નાઇટ સર. गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या चर्चा समझ